जो ही आपकी आवश्यकता समाप्त हो जाएगी और प्रेरणा समाप्त हो जाएगी। तो पहली चीज इसमें होती है आवश्यकता या नीड, जरूरत है। जब जरूरत होगी तभी अब प्रेरणा होगी। दूसरा अंतर्नोद। अंतर्नोद को कहते हैं चालक। चालक मतलब ड्राइव होना। जैसे जब हम अंदर से प्रेरित हो जाते हैं तो अंदर से हम कार्य करने के लिए ड्राइव हो जाते, तैयार हो जाते हैं। जैसे क्या है, कोई बच्चा अगर लगातार कक्षा में प्रथम श्रेणी में प्राप्त हो रहा है, पहले स्थान पर होता है, आप देखते हो पहली कक्षा में प्रथम स्थान को बनाए रखने के लिए उसे अंदर से जो है मेहनत करने की क्षमता पैदा होती है। तो इसको कहते हैं अंतर्नोद होना। अंतर्नोद मतलब अंदर से ड्राइव होना। तीसरा हो जाएगा प्रोत्साहन। प्रोत्साहन होना चाहिए। जैसे हम लोग बच्चों को क्या करते हैं, प्रोत्साहित करते, कह रहे वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो तीसरा हो जाएगा प्रोत्साहन और चौथा हो जाएगा अभिप्रेरक। हम इसमें बात करेंगे। अब प्रेरक मुख्य रूप से दो होते हैं, एक जन्मजात, दूसरा अर्जित। आपने पढ़ा ही है। जन्मजात उसे कहते हैं जो जन्म के समय हो, जैसे भय, क्रोध, प्रेम, ये जन्मजात है। समझ गया। अर्जित वो है जब हम बड़े होते हैं तो उनमें जो चीज है, आदत है। आदत जो है सम्मान है, सामाजिकता है, ये क्या है, हम अर्जित करते हैं। ध्यान रखिएगा, जो अर्जित करें। आदत हमारी जन्म से नहीं होती, आदत को हम लोग बनाते हैं। ध्यान रखिएगा। तो पूछ देता कभी कभी, पहली बार क्वेश्चन डलाए भी थे कि कौन जन्मजात है, कौन अर्जित है। आपने देखा होगा क्वेश्चन था टेस्ट पेपर में, कौन जन्मजात है, अप्रेरक कौन अर्जित है। जन्मजात यानी जन्म के समय जो मौजूद रहेगा वो जन्मजात है, जो हम अर्जित कर रहे हैं वो अर्जित है। ध्यान रखिएगा। तो अप्रेरणा के चार आवश्यक तत्व हो गए। क्या हो गए, आवश्यकता, अंतर्नोद या चालक, तीसरा हो गया प्रोत्साहन, चौथा हो गया अप्रेरक। पहला हमने कहा था इसका सिद्धांत है। क्या सिद्धांत था, मूल प्रवृत्ति नहीं था मैडम। पहला था आवश्यकता या मांग का सिद्धांत। पहला था आवश्यकता या मांग का सिद्धांत। इसको दिया अमेरिकी मनोवैज्ञानिक अब्राहम मैस्लो ने दिया। किसने दिया, मैस्लो, अब्राहम मैस्लो ने दिया। इन्होंने मनुष्य की 5 आवश्यकताएं बताई हैं। ये 5 आवश्यकताएं इनकी जो दिया है इन्होंने, ये 5 आवश्यकता इन्होंने बताए। आपने, कोई लोग नहीं थे, वीडियो देखे होंगे और हमने इसी वजह से आज इसको फिर बनाते रहे, कराते रिवीजन ना। पहली आवश्यकता मनुष्य की होती है क्या, जैविकी। जैविकी आवश्यकता होगी। जैसे भूख, प्यास, निद्रा, ये क्या है, मनुष्य की पहली आवश्यकता है, जैविकी इसको बोलते हैं। ध्यान रखना। दूसरी क्या होगी, सुरक्षा। जैसे आवास है, जो हम लोग घर बनाते के लिए सुरक्षा के लिए बनाते, चाहे दिन भर, चाहे जहां आप रहेंगे, शाम को अपने अड्डे पहुंच जाएंगे, घर पे पहुंच जाएंगे हम। भोजन, तो ये प्राथमिक आवश्यकता हो गई। तो दूसरी हो गई सुरक्षा। तीसरी क्या है, सामाजिक है, सामाजिक आवश्यकता। चौथा क्या है, सम्मान। जैसे ये पूरी होगी आवश्यकता तो हम इसकी तरफ बढ़ेंगे। ध्यान रखिएगा। जब मनुष्य सोसाइटी में रहने लगता है तो सोसाइटी में सम्मान को चाहता है। ध्यान रखिएगा। पांचवी आवश्यकता है आत्मसिद्धि। और ये मनुष्य की उच्च आवश्यकता है। ध्यान रखिएगा, ये निम्न से उच्च की तरफ है। अगर पूछ दिया मैस्लो के अनुसार निम्न आवश्यकता जैविकी है, तो उच्च आवश्यकता क्या होगी,
इसका क्रम याद रखिएगा, कभी दे देगा आपसे कि क्रम से इसको बताएं। तो पहली आवश्यकता हो जाती जैविक की, दूसरी हो गई सुरक्षा, तीसरी हो गई सामाजिक। जब ये आवश्यकता पूरी होगी मनुष्य इसकी तरफ बढ़ेगा। जैसे पृथ्वी पर मनुष्य आया तो पहली आवश्यकता उसकी क्या थी? भोजन। भोजन थी, कपड़े भी नहीं पाना, पहले भोजन के लिए ही प्रयास किया। जब उसका पेट भरने लगा तब उसने तन को ढकने के लिए पत्तों का प्रयोग किया। जब वो कपड़े का इस्तेमाल या तन ढकने लगा तो फिर एक अस्थाई आवास को खोजा। यहां क्या हो जाएगा? सुरक्षा। मकान जो बनाते हैं हम लोग सुरक्षा के लिए बनाते हैं। जब मनुष्य मकान बनाने लगा तो आसपास लोगों के रहने लगा, तो वहां पर आना जाना शुरू हुआ। तो इसको कहते हैं सामाजिकता, सोशल बिहेवियर। जब हम दो लोग मिलते हैं, ध्यान रखिएगा, हम एक दूसरे को जरूर प्रभावित करते हैं। सामाजिक हुआ तो समाज में उसे सम्मान चाहिए था। जैसे समाज में आप रहते हैं सम्मान चाहिए। मनुष्य चूंकि एक देखिए सामाजिक प्राणी है, उसको सम्मान भी चाहिए, ध्यान रखिएगा। और अंतिम आवश्यकता आत्मसिद्धि, यानी जैसे हम लोग कहते हैं 4 पुरुषार्थ हमारे हैं, पुरुषार्थ भी 4 हैं। तो लिखा जाता है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मनुष्य की सबसे बड़ी पुरुषार्थ है मोक्ष प्राप्त करना, इस संसार में आने से मुक्त प्राप्त करना। मोक्ष क्या है? यही तो है मुक्ति। इसलिए लिखा है बहुत अच्छी बात शंकराचार्य ने, सा विद्या विमुक्ते। विद्या ही मुक्ति का कारण है। विद्या मतलब ज्ञान, ज्ञान ही मुक्ति का कारण है। यह हमारे आदि शंकराचार्य ने कहा था। जब हमें ज्ञान होता है तो वही मुक्ति की तरफ हमको ले जाता है। तो ये मैस्लो का सिद्धांत है, याद रखिएगा। अब देगा, देखिए आपके अटेट में ऐसे पूछता है, देगा आवश्यकता या मांग का सिद्धांत किसने दिया था? या दे दिया अप्रेरा। अब्राहम मैस्लो बोल रहे हमारे साहब। अप्रेरा का सबसे मुख्य तत्व क्या है? आवश्यकता है। आवश्यकता जरूरी है, बिना आवश्यकता के अप्रेरणा नहीं होती। समझ गए? अप्रेरणा तभी पैदा होगी जब मनुष्य की आवश्यकता है। अप्रेरणा के साथ कहा गया है कोई लक्ष्यों उन्मुख होती है, यानी जो ही लक्ष्य पूरा हो गया आपकी अप्रेरणा समाप्त हो जाएगी। जैसे आप पढ़ रहे हैं, आपके पास भी एक लक्ष्य है, मान लो 29-30 को परीक्षा हो गई, अब आपसे कहें 1 फरवरी को आप पढ़िए, तो आप पढ़ेंगे क्या? नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आपका लक्ष्य पूरा हो गया। आप जो ही परीक्षा पास कर जाएंगे, ध्यान रखिएगा। आप लक्ष्य को प्राप्त कर लिए, आप नहीं पढ़ेंगे, तो सीधी सी बात है। तो यहां क्या है? हम लोग लक्ष्य की तरफ चल रहे हैं और ये प्रेरणा हमेशा हमें ऊर्जा में परिवर्तित करेगी। जो ही अभी फार्म आ गया, आप देखिएगा आप में और मोटिवेशन बढ़ जाएगा। इसलिए मैंने कहा फार्म के पहले ही तमाम चीजों को तैयार कर लीजिए ताकि आपका डर भय रहे ना। परीक्षा के लिए डर नहीं होना चाहिए। जब तैयारी कर लेंगे सिलेबस की तो कोई डर नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। अब ये सोचे परीक्षा से नाम रटेंगे तो पढ़ेंगे अब्राहम मैस्लो, याद आएंगे मैकडूगल। हाँ, याद रखिएगा। इसलिए मैंने कहा पहले से तैयार रखिए, आपको परीक्षा में कोई डर नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। कोई भय डर नहीं। इतना होगा अगर कठिन पेपर आता है तो आप 22 से 25 के बीच करेंगे, जो तैयारी कर रहे हैं बढ़िया से। आसान पेपर आ गया तो कोई 28 से लेकर 30 तक भी कर सकता है, यही होगा। अब बहुत अभी तक पेपर कठिन नहीं रहा यूपी टेट का। हाँ, सी टेट का पेपर होता अच्छा, क्योंकि उसमें क्या होता है, एनालिसिस पूरा रहता है, पेपर का एनालिसिस रहता है। चलिए अगले पे आते हैं। क्योंकि कल आपने इसको पढ़ा था, मैंने कहा थोड़ा रिवीजन करा दें। दूसरा हमने कहा था मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, हमने कहा था। कौन दिया था? मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया विलियम मैकडूगल ने दिया। पिछली बार भी ये पेपर आया है। मैकडूगल ने बताया 14 प्रकार की मूल प्रवृत्ति होती है। मूल प्रवृत्ति होती है
तो 14 संवेग होंगे, ध्यान रखिएगा। अगर पूछे अगर 14 मूल प्रवृत्ति है तो कितने संवेग होंगे? 14। और हर एक मूल प्रवृत्ति से एक संवेग का जुड़ाव होता है, ध्यान रखिएगा। जैसे पलायन क्या है? मूल प्रवृत्ति है, तो उसका संवेग क्या होगा? भय। लिखेगा, एक तरफ लिखेगा मूल प्रवृत्ति, दूसरी तरफ लिखेगा संवेग। एक तरफ लिखेगा मूल प्रवृत्ति, ऐसे लिखेगा मूल प्रवृत्ति, दूसरा हो जाएगा संवेग। तो पहला मूल प्रवृत्ति लिखेगा पलायन, उसका संवेग लिखेगा भय। कल हमने एक उदाहरण दिया था आपको। क्या उदाहरण दिया था? मैंने कहा अभी कक्षा में सांप प्रवेश कर जाए तो क्या हो जाएगा? आप में संवेग पैदा हो जाएगा भय। संवेग का मतलब होता है भाव में उथल पुथल होना। जैसे अभी आप शांत मुद्रा में हैं, अभी सांप घुस जाए आपके चेहरे पर, भय की मुद्रा हो जाएगी। क्यों? आपको डर है कि सांप काटने से मृत्यु हो जाए, यही डर है। लेकिन अगर एक बच्चा जो ना जानता हो कि सांप काटने से मृत्यु हो जाए, हो सकता पकड़ ले उसको। मुझे आपको बता दें, कोई आपको ये बता दे कि आप जिस घर में रहते हो उसके पीछे भूत रहता है, हैं? बताए कहा कल जा रहे थे भूत कूद गया मेरे ऊपर, कहानी सुनाते आपको। अब जब आप गुजरेंगे मान ले उस पेड़ के पास या उस घर के पास, आपको भूत ही नजर आएगा। भूत क्या है? डर। भूत जो होता है डर है, छलावा नहीं, डर है भाई। दिमाग में भूत क्या है? डर ही तो है। नहीं, अभी कहानी सुन लीजिए। जैसे अभी आपको दिन में कोई कहानी इस तरह सुना दे, आप देखेंगे रात में आपको जो है सपने में भूत आता है ना। चलिए अगला चीज लिखिए, दूसरा लिखिएगा युसा। मूल प्रवृत्ति होगी युयुसा। इसका संवेग है क्रोध। युसा का मतलब समझते हैं? युसा का मतलब होता है युद्ध लड़ने की इच्छा। अगर आपकी झगड़ा करने की मन आ गया तो क्रोध आएगा, तभी झगड़ा होगा। क्यों भाई? बिना क्रोध के झगड़ा होगा? है? तो इसीलिए लिखा जाता है युसा, एक शब्द आएगा, एक आएगा युसु। अगर हिंदी में होंगे, एक होता है युसु, एक होता है युसा। लड़ने की इच्छा होना युसा कहलाता है। उसका संवेग क्या है? क्रोध। ठीक। अगला लिखे निवृत्ति। इसका संवेग है घृणा। निवृत्त मतलब क्या होता है भाई? हाँ, जैसे आपकी मान ले कोई बहुत अच्छी फ्रेंड हो, अगर उससे आपका घृणा हो जाए तो क्या करेंगे आप? उसे छोड़ देंगे। निवृत्त मतलब छोड़ देना। भाई मनुष्य ध्यान रखेगा। देखिए याद रखिएगा, मनुष्य जिससे प्रेम करता है सबसे अधिक, उसी से मनुष्य सबसे ज्यादा घृणा भी करता है। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। निवृत्त मतलब होता है त्याग देना। और जब किसी व्यक्ति से या किसी चीज से आपको घृणा हो जाएगी तो क्या करेंगे आप? उसे त्याग देंगे। निवृत्त मतलब त्याग देना, निवृत्त कर दिया। ध्यान रखिएगा, नहीं गोली मारना अलग। अगला लिखे चौथा, संतान कामना। इसका संबंध संवेग है वात्सल्य।
एक शब्द सुना होगा वात्सल्य। संतान कामना का मतलब होता है वात्सल्य। वात्सल्य मतलब बच्चों से प्रेम। इसलिए कहा जाता है कि वात्सल्य प्रेम। आपने नाम सुना होगा अगर आपने सूरदास का। सूरदास नाम सुने हैं? सूरदास ने क्या है, जो भी रचनाएं लिखी हैं उसमें भगवान किसके बचपन के बारे में लिखा, उनके वात्सल्य के बारे में लिखा है। तो वात्सल्य प्रेम का बहुत अच्छा वर्णन हमारे सूरदास साहब करते हैं भगवान किसका। और वो वात्सल्य प्रेम का प्रेम बहुत अच्छा मनाता उनका, बिना देखे। उनकी चूंकि अंधे थे, फिर भी उन्होंने क्या किया था, भगवान किसके जीवन की शुरुआती गाथाओं के बारे में उन्होंने बहुत अच्छा अपनी रचनाओं में लिखा है। आपने पढ़ा होगा सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली, ये सब उनका वात्सल्य प्रेम पर ही है। और ये ब्रज भाषा के कवि माने जाते हैं सूरदास। ब्रज भाषा के अष्टछाप कवियों में सूरदास का नाम आता है। ये क्वेश्चन बता सकते हैं आप लोग? इसे बता तो नहीं पाएंगे। सूरदास के गुरु कौन थे? वेरी गुड, बल्लभाचार्य थे। बल्लभाचार्य का नाम सुना होगा, जो किश मार्गी थे, जिन्होंने सूरदास को दीक्षा दिया था। और सूरदास अंधे थे, इसलिए सूरदास को भारत का जॉन मिल्टन कहा जाता है। अगर जॉन मिल्टन का नाम सुना होगा आपने, इंग्लैंड के कवि थे, वो भी अंधे थे। उन्होंने लिखा है बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं, पैराडाइज लास्ट, पैराडाइज रिगेन, ऑन इज माई ब्लाइंडनेस, ये सब उन्हीं की रचनाएं हैं जॉन मिल्टन की। सब इंग्लिश में। भाई अंग्रेज है तो अंग्रेजी में लिखेगा, हिंदी में लिखेगा, अगला लिखेगा। लिखे पांचवा, लिखे सारागति। सारागति, इसका संवेद लिखेगा करुणा। करुणा, जैसे आपसे पूछेगा, देखिए 2 बार पूछ चुका है, 2 बार ये पूछा है किसका क्या संवेग है। अगला लिखेगा छठा जिज्ञासा। जिज्ञासा का संवेग हो जाएगा आश्चर्य। जिज्ञासा का संवेग होगा आश्चर्य। फिर लिखे दैन्यता। दैन्यता, आत्महीनता। दैन्यता मतलब समझते हैं? हाँ? होना नहीं, दीन होना, गरीब होना, कहते ना दैन है, दीन होना। इसलिए कभी देखिए, एक बात याद रखिएगा, जो व्यक्ति दीनहीन होता है, गरीब होता है, अगर वो किसी चीज की डिमांड करता है, आग्रह के रूप में करेगा, तो उससे लोग जो है मदद करेंगे। और अगर वो आदेश के रूप में करेगा तो उसकी मदद नहीं करेंगे। जैसे अभी आप मान ले निकल रही हैं, कोई आपसे भिखारी मिल जाए और खट्टा कट्टा रहे और कहे मैडम 10 रुपए दीजिए, 2 दिन नहीं खाए हैं, देंगे? अगर वो यही कह दे कि मैडम मैं 1 हफ्ते से या 2 दिन से खाना नहीं खाया हूं, आप मेरी प्लीज मदद कर दीजिए, 10 रुपए आप दे देंगे। 10 की जगह हो सकता है 20 दे दें। लेकिन वो अगर आदेश रूप में देता है तो आप उसकी मदद नहीं करेंगे। इसीलिए कहा जाता है दैन व्यक्ति या मांगने वाला व्यक्ति, याचक को विनम्र होना चाहिए, याद रखिएगा। अगला लिखेगा सामूहिकता। सामूहिकता, इसका संवेग होगा एकाकीपन। सामूहिकता का संवेग हो जाएगा एकाकीपन। जैसे उदाहरण आप लोग देते हैं,
आपका बड़ा पूरा परिवार है, बहुत लोग घर में रहते हैं, एकाएक मान ले किसी फंक्शन में चले गए, आप अकेले रह गए, देखेंगे आपको वही घर अच्छा नहीं लगता, जबकि आपको खुला साम्राज्य, खाने पीने लेटने कोई दिक्कत नहीं, लेकिन देखते हैं वही घर अच्छा नहीं लगता। क्या होता है? एकाकीपन। अगर आप अकेले रहते हैं, कभी आपने चीज महसूस किया, अकेले रहते हैं, सिंगल लाइफ है, और बहुत लोग इकट्ठा आ जाएं तो भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए लिखा जाता है जब मनुष्य सामूहिकता के रूप में रहता है और एकाएक सब चले जाएं तो उस दिन आपको एकाकीपन लगता है। अगला लिखे, भोजन अन्वेषण। अन्वेषण, इसका संवेग है भूख। अगर भूख लगी हो तो पेट तुरंत जो है संकुचित होने लगता है, बताता है भूख लग गई है, तुरंत आपके मस्तिष्क को देता है संदेश कि अब कुछ न कुछ चाहिए, भोजन चाहिए। तो भोजन अन्वेषण का संवेग क्या हो जाएगा? भूख हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला लिखे, संग्रहण। इसका संवेग है स्वामित्व। स्वामित्व, संग्रह मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना। जब हम कोई चीज को इकट्ठा करते हैं तो उस पर अपना स्वामित्व जताते हैं, हमने किया, हमने दिया, समझ गए? तो मनुष्य क्या करता है, जब कोई चीज को इकट्ठा करेगा तो कहता है संग्रहण का, इकट्ठा किया। जैसे कहते हैं ना आप लोग, हमने घर बनाया, अपने पैसे का बनाया। भाई क्या इसके पहले कोई घर नहीं बनाया था क्या आपके घर पे? बनाया तो जरूर रहा होगा, लेकिन चूंकि आपने, जैसे क्या होता है, कभी आप लोग साड़ी खरीद लेते, मान ले आपके घर में कोई कहा काहे खरीद ली, तो अपने पैसे खरीदा, आपसे क्या मतलब है? भाई कमा रही है, आपका एक संग्रहण है भाई, आपने उस, आपका स्वामित्व है। अगला आदमी चुप हो जाता है। जैसे आप लोग कमा रहे हैं ना, कभी कभी जाती होंगी, खरीदारी कर लेती होंगी, घर में कोई माल आपके पति ने ही कहा कि आपने इतनी साड़ी क्यों खरीद लिया, आप कहती हैं हमारा पैसा था, हमने खरीद लिया। क्यों कहते भाई? नहीं, कमा आप रही है ना, तो आपका भी स्वामित्व है कि नहीं, इस पर अधिकार है नहीं? हाँ? तो जब मनुष्य इकट्ठा करता है, कोई चीज को करता है, उस पर अपना स्वामित्व या अधिकार को जताता है, ध्यान रखिएगा। हाँ, ये तो मैंने उदाहरण आपको दिया, ये सब मत करिएगा। नहीं, ऐसा नहीं, भड़काने वाला काम नहीं कर रहे हैं भाई। अगला लिखेगा, रचनात्मकता। इसका संवेग है कृति भाव। रचनात्मकता का संवेग होता है कृति भाव। कृति भाव मतलब होता है कोई चीज को जब आदमी लिखता है, जैसे मान लिया आपने कोई कहानी लिखा, तो आपकी क्या हुई? रचनात्मकता हुई। तो हम लिखते हैं कृत के द्वारा, फला के द्वारा, यानी आपका भाव उसमें है। जो भी रचना आपने लिखा है वो आपका मौलिक रचना है, समझ गए? अगला लिखिए, गौरव। हाँ, लिखिए आत्माभिमान। आत्माभिमान, जैसे आप कोई चीज करते हो तो आपके अंदर होता है हमने किया। आपके अंदर अहंकार क्या होता है भाई? अहंकार यही चीज होती है, जब आदमी मनुष्य ज्यादा पैसा पा जाता है, ज्यादा इकट्ठा कर लेता है, तो उसके अंदर क्या होता है? अहंकार। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। हाँ, अगला लिखे, तीसरा 13वां, काम वृत्ति। देखिए, काम वासना,
14वां लिखेगा हास। हास मतलब होता है हंसना, और इसका संवेग हो जाएगा आमोद या खुश होना। आमोद, हास मतलब होता है हंसना, उसका संवेग हो जाएगा आमोद, खुश होना। अब देखिए ये आपकी 14 मूल प्रवृत्तियां हैं, 14 संवेग हैं। जैसे 2 बार पूछा है कि जिज्ञासा का संवेग क्या होगा, आश्चर्य हो गया। संग्रहण का संवेग क्या होगा, स्वामित्व, ध्यान रखिएगा। सामूहिकता का संवेग क्या होगा, एकाकीपन। ऐसे पूछ देगा आपसे, ऐसे हमसे प्रश्न करेगा, दे देगा कि इसका संवेग क्या होगा। भोजन अन्वेषण का संवेग क्या होगा, भूख, ध्यान रखिएगा। ऐसे पूछे हास का संवेग क्या होगा, आमोद। अब देखिएगा पेपर में पूछा गया है, ठीक है। ये 14 पूछे, 2 पिछली बार पूछा था। किसने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्ति बताया है, विलियम मैकडूगल। विलियम मैकडूगल किस देश के थे, किस वर्ष इन्होंने दिया था, ये जो है 1908 में मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया था। और हमने एक बात कहा था, मूल प्रवृत्तियों का संबंध संवेग से धनात्मक होगा। क्या होगा, धनात्मक होगा, संवेग से धनात्मक होगा। और हर जन्मजात या भी जो जितने जीव हैं सब में मूल प्रवृत्ति पाई जाती है। ऐसा नहीं कि हमारे आपके अंदर है, सब में पाई जाती है, लेकिन किसी में कुछ ज्यादा, किसी में कुछ कम। क्योंकि मनुष्य में क्या है, 14 पाई जाती है, अन्य जीवों में कुछ कम पाई जाती है। ये लिखा जाएगा, क्या सभी प्राणियों में मूल प्रवृत्तियां पाई जाती हैं? हाँ, किसी में ज्यादा होगा, किसी में कम होगा, फर्क कितना है, याद रखिएगा। ठीक है, चलें आगे। अगला आइए, सिगमंड फ्रायड का अप्रेरणा पर सिद्धांत। हाँ, देखिए सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषण सिद्धांत दिया है। इनका सारा रिसर्च के जो है अचेतन मन पे है, अचेतन मन पे है। लेकिन अप्रेरणा को उन्होंने 2 प्रकार का माना है। एक इन्होंने कहा 2 प्रकार की अप्रेरणा होती है। एक इन्होंने बताया जीवन मूल प्रवृत्ति, इसको इन्होंने कहा इरोस, जो सकारात्मक होगी, जो मनुष्य में क्या होगा, सकारात्मक ऊर्जा देगी, इरोस। हाँ भाई, फ्रायड का सिद्धांत है। अप्रेरणा में इन्होंने 2 प्रकार की अप्रेरणा बताई। जैसे मैकडूगल ने 14 बताया, तो फ्रायड ने 2 प्रकार की अप्रेरणा बताया है। एक कहा जीवन मूल प्रवृत्ति और दूसरा कहा मृत मूल प्रवृत्ति। यह है, इसको कहते हैं थांटोस। ये नकारात्मक है। इन्होंने 2 ही प्रकार की अप्रेरणा बताया है, या 2 ही प्रकार की मूल प्रवृत्ति बताया है। एक कहते हैं जीवन मूल प्रवृत्ति, दूसरा कहते हैं मृत मूल प्रवृत्ति। ध्यान रखिएगा, एक को कहते हैं इरोस और दूसरे को कहते हैं थांटोस। याद रखिएगा, जैसे पूछेगा इरोस क्या होगा, हमेशा सकारात्मक होगी। सकारात्मक मतलब होती है जो मनुष्य में सकारात्मक ऊर्जा को पैदा करेगी। जैसे उदाहरण दे दें, तमाम ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, पता लगा आईएएस है, डॉक्टर हैं, या बहुत ब्रिलियंट लोग हैं। आपने सुना होगा लोग सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर लिया।
आत्महत्या कर लिया। भाई आईएएस जैसी परीक्षा, डॉक्टर जैसी, एमबीबीएस जैसी परीक्षा को पास करने वाले व्यक्ति को ये नहीं आप कह सकते उसका आईक्यू लेवल कम था। भाई इतनी बड़ी परीक्षा को पास करके आ रहा है, क्या उसकी बौद्धिक क्षमता कम थी? नहीं। लेकिन उसने आत्महत्या को क्यों चुना? क्योंकि उसमें ये जो है मृत मूल प्रवृत्ति ये हावी हो गई। अब उसे समाज से, लोगों से कोई आशा की किरण नहीं बची। भाई जो सुसाइड करता है, आपने देखा होगा समाज में तमाम लोग बड़े बड़े पदों पर, आईएएस है, पता डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, बड़े बड़े पदों पर लोग बैठे हैं, और आपने देखा होगा घरेलू तनाव से या कभी कभी ऐसी चीजें आ जाती जिससे तनाव में व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। तो क्या उनकी आईक्यू लेवल कमजोर है? नहीं, क्योंकि उनमें नकारात्मक भाव पैदा हो गया, इस दुनिया से उन्हें निराश कर दिया। समझिए बात, ये होता है। जैसे आजकल देखो होंगे, अगर बीच में कई बार घटनाएं होती हैं, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये बीमारी सुना होगा आपने, डिप्रेशन में जाना। आपको देखेंगे डिप्रेशन का व्यक्ति आपको एकदम अच्छा खासा दिखाई देगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसको नींद नहीं आएगी, उसका भोजन नहीं पचेगा, उसको कई चीज, हमेशा उसका माइंड जो होता है वो चलता रहता है, समस्याओं में घिरा रहता है, उसको हमेशा डर या भय मस्तिष्क दिखाता रहता है। ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करेंगे। देखने वाले देखेंगे आप तो कहेंगे इसको तो कोई बीमारी नहीं है, लेकिन ऐसा व्यक्ति आप देखेंगे कुछ दिन बाद इसी की तरफ बढ़ता है, मृत मूल प्रवृत्ति की तरफ बढ़ता है। धीरे धीरे क्या होता है, उसे चिंताएं घेर लेती हैं, और तमाम लोग ऐसा देखा होगा सारी समस्याओं से घिरे हैं, लेकिन समस्याओं में भी खुश हैं। क्यों? क्योंकि उनमें सकारात्मक ऊर्जा है, इरोस है। बहुत लोग देखेंगे तो पता लगा एक पैर नहीं, वो दिन भर लगे हैं, काम कर रहे हैं। ईश्वर ने तमाम लोग ऐसे हैं जो जीवन जी रहे हैं। इसीलिए आप देखेंगे एक बहुत अच्छी चीज को सिखाते, आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला। समाज में देखेंगे बहुत लोगों के पास बहुत पैसा है लेकिन खुश नहीं है, वो आपसे ज्यादा तनाव में है। आप तो टेटलेक तनाव है और ज्यादा तनाव में है। उनको लगेगा कि इनसे बड़ा दुखी प्राणी पृथ्वी भैया नहीं कोई है। हाँ बता रहे हैं, बहुत पैसा उनके पास है लेकिन खुशी नहीं है। भाई इस पृथ्वी पर आ गए हैं, समस्याओं का कोई अंत नहीं है, ध्यान रखिएगा। तमाम लोग ऐसे हैं, आप देखेंगे उनकी अगर समस्या के बारे में अगर सुनेंगे, आपको अपनी समस्या हो सकता है बहुत कम लगे। आपको तो इतनी छोटी परीक्षा पास करनी, इसको लेकर टेंशन में नहीं, कोई टेंशन नहीं, लेकिन आप जानते हैं बहुत लोग पास बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, लेकिन उस समस्याओं में भी खुश हैं। क्यों? क्योंकि उनमें क्या है, इरोस है, इरोस की मूल प्रवृत्ति है, ध्यान रखिएगा। तो ये क्या करेगी, हमेशा सकारात्मक ऊर्जा देगी। फ्रायड के अनुसार क्या है, ये मनुष्य को सकारात्मक ऊर्जा देती है। हमेशा ये शब्द लाया, इन्होंने शब्द का प्रयोग किया, वर्ड है। जैसे स्कीमा शब्द का प्रयोग किया, किसने किया था? जिन पियाजे ने। वैसे इन्होंने शब्द का प्रयोग किया, इरोस और थांटोस, ये शब्दों का प्रयोग किया। थांटोस, ये है थांटोस। अरे अरे सारी ऐसे लिख दिया थांटोस। चलिए समझ गया पूरी कहानी, कोई दिक्कत? हाँ लिखे हेडिंग डालिए। हाँ देखिए, अप्रेरणा में सिगमंड फ्रायड का सिद्धांत लिखे, अप्रेरणा में सिगमंड फ्रायड का सिद्धांत।
इसीलिए कहते हैं ना आपसे कि हर शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। हाँ नहीं, थोड़ा बहुत जरूर जानकारी होनी चाहिए। भाई जीवन जीना भी एक कला है, आर्ट ऑफ लिविंग। ये सिखाते हैं, कभी सुना होगा श्री श्री रविशंकर साहब। हाँ, 2 बार श्री श्री लगाइएगा तो रविशंकर साहब आ जाएंगे। वो आर्ट ऑफ लिविंग जी के सिखाते हैं, जीवन जीने की कला सिखाते हैं। हाँ? क्या करें मार साहब? हाँ हाँ, वो तो है। देखिए, यद्यप फ्राइड ने हाँ शांत रहिए जरा। हाँ लिखेगा, यद्यप फ्राइड ने अचेतन मन पर यद्यप फ्राइड ने अचेतन मन पर सिद्धांत लिखेगा एक चीज, यद्यप फ्राइड ने अचेतन मन पर, उसी में लिखना आगे, अचेतन मन पर सिद्धांत दिया है। अचेतन मन पर सिद्धांत दिया है। इन्होंने विलियम मैकडूगल के 14 मूल प्रवृत्तियों की जगह पर, विलियम मैकडूगल के 14 मूल प्रवृत्तियों की जगह पर दो ही मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया, की जगह पर 2 मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया है। पहला लिखे जीवन मूल प्रवृत्ति या इरोस, लिखे जीवन मूल प्रवृत्ति या इरोस, लिख लिया कोई बात नहीं, लिखिए इसी में लिखेगा जीवन मूल प्रवृत्ति या इरोस। यह मनुष्य में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। ऊर्जा का संचार करता है और निरंतर लक्ष्य को पाने के लिए पाने के लिए प्रोत्साहित करता है। प्रोत्साहित करता है। इसमें चयनात्मक प्रवृत्ति पाई जाती है। चयनात्मक प्रवृत्ति पाई जाती है। जो ही लक्ष्य पूरा हो जाता है, लक्ष्य पूरा हो जाता है, पूरा हो जाता है, अब प्रेरणा आंतरिक रूप से समाप्त हो जाती है। आंतरिक रूप से समाप्त हो जाती है। इसलिए ध्यान रखिएगा, जब भी पूछेगा प्रेरणा के बारे में तो बताइएगा हमेशा लक्ष्य को लेकर चलेगी। जो ही आपका लक्ष्य समाप्त हो गया, एम को आपने प्राप्त कर लिया, अब प्रेरणा वहीं पर खत्म हो जाएगी। अब दूसरे लक्ष्य के लिए आप बनाएंगे तो अब प्रेरणा उस लक्ष्य को लेकर चलेगी। दूसरा लिखेगा
मृत मूल प्रवृत्ति या थांटोस, मृत मूल प्रवृत्ति या थांटोस, देखिए यह मनुष्य में नकारात्मक ऊर्जा को प्राप्त करती है, ऊर्जा उत्पन्न करती है, नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करती है। मनुष्य में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करती है। जो लक्ष्य को प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न करती है, जिसमें हताशा, कुंठा, निराशा, हताशा, कुंठा, निराशा, निराशा जैसे भाव उत्पन्न होते हैं। और यही भाव मनुष्य की असफलता का कारण बनता है। कि असफलता का कारण बनता है। तो आप देखिए इनके पूछा है क्या कि फ्रायड ने कितने प्रकार की मूल प्रवृत्ति बताया है, तो दो बताइएगा, जीवन मूल प्रवृत्ति और मृत मूल प्रवृत्ति। ध्यान रखिएगा इनका ये दो ही है। मैकडूगल ने बताया कितना, 14 मूल प्रवृत्ति, 14 मूल प्रवृत्ति और 14 प्रकार के संवेग उससे जुड़े हुए बताए। जबकि अब्राहम मैस्लो कहते हैं कि आवश्यकताएं मनुष्य की मूल प्रवृत्तियों को बढ़ाती है। जैसे जैसे आवश्यकता बढ़ती है, मतलब आप पूर्ति करते हैं, आपकी मूल प्रवृत्तियां उस लक्ष्य को बढ़ाती आती है। इसलिए उन्होंने आवश्यकताओं को 5 प्रकार की आवश्यकता में विभाजित किया। अगला लिखेगा, अप्रेरणा में न्यून प्रलोभ का सिद्धांत, इसको दिया क्लार्क सी हल ने। ये हमने नहीं दिया भाई साहब। अप्रेरणा में न्यून प्रणोद का सिद्धांत क्लार्क सी हल ने दिया है। प्रबलन का सिद्धांत उन्होंने अधिगम में दिया है। और जब पूछेगा कि अप्रेरणा में कौन सा सिद्धांत क्लार्क सी हल का है, तो उसको कहते हैं न्यून प्रणोद का सिद्धांत। ये हमने नहीं दिया, इन्होंने दिया है भाई। हाँ हाँ, इनके यहां 2 लाइन लिखेगा। लिखिए, हल के द्वारा, हल के द्वारा, अरे क्लार्क सी हल पूरा नाम नहीं लिखे, हल के द्वारा अप्रेरणा में जैविक घटक या मूल प्रवृत्ति भय, क्रोध और प्रसन्नता को माना गया है। मूल प्रवृत्ति भय, भय, क्रोध, प्रसन्नता और प्रेम को माना गया है। प्रेम को माना गया है। भय, क्रोध, प्रसन्नता और प्रेम को माना गया है। जबकि अजैविक के रूप में
इन्होंने सम्मान, सामाजिकता, प्रतिष्ठा, आदत आदि को शामिल किया है। अब ऐसे लिखेगा, अप्रेरणा के लिए आवश्यक तत्व, आवश्यक कारक, आवश्यक तत्व या कारक। अब चूंकि देखिए ये सब अधिगम के लिए ही हो रहा है, सीखने के लिए ही हो रहा है, तो इसलिए कारक जब पूछेगा ध्यान रखिएगा, पहला लिखे सीखने की इच्छा, नंबर 1 डालिएगा, सीखने की इच्छा। लिखे, अब एक लाइन लिखेगा, अप्रेरणा के लिए, लिखेगा अप्रेरणा के लिए, इसी में लिखेगा अप्रेरणा के लिए सीखने की इच्छा सबसे आवश्यक तत्व है। सीखने की इच्छा सबसे आवश्यक तत्व है। यदि यह इच्छा कमजोर है, तो सीखने को प्रभावित करेगी। कमजोर है तो सीखने को प्रभावित करेगी। भाई पहली चीज होती है, किसी सीखने के लिए हम तैयार करते हैं। जैसे आप गए होंगे अगर पढ़ाने कभी टीचिंग में, अब टीचिंग के अनुरूप तो पढ़ाया नहीं जाता, आपके स्कूल में भी देखा होगा टीचिंग के अनुसार पढ़ाया नहीं जाता। नहीं तो जब टीचिंग लगती है तो हम बच्चों को पहले क्या बताते, प्रस्तावना, लेसन प्लान बनाते हैं तो सबसे पहले हम बच्चों से क्या निकलवाते हैं, प्रस्तावना। अब प्रस्तावना में क्या होता है, बच्चे के पूर्व ज्ञान से संबंधित है। पूर्व ज्ञान मतलब जो पहले से जानता है। इसलिए कभी आप किताबों में देखेंगे, आप बच्चों को पढ़ाते हैं, एक लेसन से दूसरे लेसन का संबंध होता है। उसमें एक लाइन लिखी रहती है, कभी जब लेसन शुरू होता है कि पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं, लिखा रहता है ना। क्यों लिखा जाता है कि पहले के ज्ञान से जोड़कर नए ज्ञान की तरफ आगे बढ़ना है, पूर्व ज्ञान से। इसीलिए जो प्रस्तावना को हम शामिल करते हैं, बच्चों में हम जिज्ञासा पैदा करते हैं। बच्चा पहले तैयार हो जाए सीखने के लिए, तो अधिगम क्या होगा, धीरे धीरे सरल हो जाएगा, यानी सीखना तब सरल हो जाएगा। समझे बात। जब तक बच्चा तैयार नहीं है, भाई आज क्या है, आज बच्चे को आप दंड भी नहीं दे सकते, सीधे मनाही है। आपकी शिक्षा के अधिकार अधिनियम धारा 17 में लिखा है, और पढ़ा होगा आपने, कि बच्चों आग नहीं दिखा सकते। मैं 17 में लिखा है कि बच्चों को दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। अगर कोई शिक्षक ऐसा व्यवहार करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, धारा 17 में लिखा हुआ है। कई पढ़ लिखा शिक्षा का अधिकार जो अधिनियम है, 30 धाराएं हैं, उनमें सीधे लिखा हुआ है। अब कैसे पढ़ाएंगे भाई, हम बच्चों को पहले जिज्ञासा को पैदा करेंगे, बच्चे को जोड़ेंगे। तो यहां सीखने की इच्छा सबसे जरूरी चीज है। इसीलिए लिखा जो अप्रेरणा में सबसे पहला पक्ष क्या होगा, सीखने की इच्छा को हमें डेवलपमेंट करना है। दूसरा लिखे
आकांक्षा का स्तर, दूसरा लिखिएगा आकांक्षा का स्तर। देखिए बच्चों में स्तर, बच्चों में सीखने की आकांक्षा बढ़ाना पड़ेगा या बढ़ाई जाएगी? आकांक्षा बढ़ाई जाएगी। बच्चों में सीखने की आकांक्षा धीरे धीरे बढ़ाई जाएगी, धीरे धीरे बढ़ाई जाएगी। आकांक्षा मतलब होता है एम्बिशन। हम पहले हाँ, जैसे उसको ललक कहते हैं, हम कहते हैं स्टेप बाय स्टेप बढ़ाना है। आप एकाएक उसको न ले जाइए, पहले छोटे से सरल से कठिन की तरफ चलिए। इसीलिए आप देखिए छोटे बच्चों को बढ़ाने के लिए निगमन विधि का प्रयोग करते हैं। आपने सुना होगा एक विधि है निगमन विधि। निगमन विधि में क्या होता है, सरल से जटिल की तरफ चलना है, सरल से जटिल तरफ। हमें पहले छोटी छोटी चीजों को बढ़ाना है, धीरे धीरे उसे आगे की तरफ स्टेप बाय स्टेप सिखाना है। इन्हें लिखा जाता है निगमन विधि में क्या होता है, सामान्य से विशिष्ट की तरफ चलते हैं, जिनमें पहले नियम बताएंगे, नियमों के आधार पर उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। पहले नियम बता दिया जाएगा, फिर उसके आधार पर हम उदाहरण को प्रस्तुत करेंगे, ध्यान रखिएगा। जबकि आगमन विधि में क्या होता है, विशेष से सामान्य की तरफ चलेंगे। विशेष से सामान्य लिखा रहेगा, जिसमें पहले उदाहरण बताएंगे, उदाहरणों के आधार पर नियमों की स्थापना करेंगे। यह आगमन और निगमन विधि शिक्षण में दिया था अरस्तु ने। अरस्तु का नाम सुना होगा आपने। उन्हें शिक्षण में आगमन और निगमन विद्या की पढ़ाने के लिए हम इन विधियों का प्रयोग करें। तो हमें क्या करना, पढ़ाने से पहले बच्चों की आकांक्षा स्तर को आगे बढ़ाना है, ऊंचा उठाना है कि बेटा तुम कर सकते हो। जैसे हम लोग कहते हैं ना, आपने अगर किसी कह दिया तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम गधे हो, नालायक हो, तो धीरे धीरे गधा हो ही गया, नालायक हो गया। और आप बार बार कहते बच्चे नहीं तुम कर सकते हो, ये आप उसको मोटिवेशनल कर रहे हैं, यानी उसे आगे बढ़ने के लिए आप प्रोत्साहित कर रहे हैं। यहां होता है कि हमें बच्चों के आकांक्षा स्तर को बढ़ाना है, ध्यान रखिएगा। तो क्या होगा, धीरे धीरे बच्चा इन्वॉल्व होगा, और इन्वॉल्व होगा तो बच्चा सीख जाएगा। हाँ, ये होता है, कोई जल्दी सीखता है, कोई देर में सीखता, अलग बात है। सीखेगा सभी व्यक्ति, ये मानते हैं कि सीखता हर व्यक्ति है, बस ये होता है कोई तेजी सीखता है, कोई धीमे सीखता है। इसलिए लिखा है हमारे यहां, करत करत अभ्यास जड़मत हो सुजान। हाँ, इसीलिए लिखा है कि ठीक है, किसी के सीखने की प्रक्रिया तेज होगी, किसी की सीखने की प्रक्रिया धीमी होगी, लेकिन अगर वो प्रयास करता है तो निश्चित सीख जाता है। अगला लिखेगा, उसे लिखिएगा प्रतियोगिता की भावना का विकास करना। हाँ लिखिएगा तीसरा, ये तो हो गया, तीसरा लिखिए प्रतियोगिता की भावना का विकास करना। भावना का विकास करना। लिखिए कक्षा में अप्रेरणा स्तर को बढ़ाने के लिए अप्रेरणा के स्तर को बढ़ाने के लिए बच्चों में प्रतियोगिता की भावना विकास करना जरूरी होता है। बच्चों में प्रतियोगिता की भावना का विकास करना जरूरी होता है। प्रतियोगिता की भावना का विकास करना जरूरी होता है। चौथा लिखेगा सफलता का ज्ञान होना।
ज्ञान होना। लेकिन बच्चों को लक्ष्य की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। बच्चों को लक्ष्य की पूर्ण जानकारी होना चाहिए और लक्ष्य हमेशा स्पष्ट होना चाहिए। जानकारी होनी चाहिए और लक्ष्य हमेशा स्पष्ट होना चाहिए। अगला लिखेगा प्रशंसा और निंदा। उसी में डालिएगा प्रशंसा और निंदा। लिखे प्रशंसा आंतरिक अभिप्रेरक है। आंतरिक अभिप्रेरक है। निंदा आंतरिक नकारात्मक प्रेरक है। आंतरिक नकारात्मक अभिप्रेरक है। नकारात्मक अभिप्रेरक है। लिखिए एक शिक्षक को ऐसे लिखेगा एक शिक्षक को सार्वजनिक रूप से बच्चे का निंदा से बचना चाहिए। बच्चे के लिए निंदा से बचना चाहिए। सार्वजनिक रूप से बच्चे के निंदा से बचना चाहिए। क्यों जानते हैं? इसलिए सार्वजनिक रूप से नहीं करना चाहिए। हाँ, बच्चे की निंदा नहीं करनी चाहिए। आप उसे बुलाकर अकेले में निंदा कर दीजिए। उससे क्या होगा, अगर सार्वजनिक रूप से कर रहे हैं तो बच्चे में कुंठा और निराशा पैदा होगी। और एक चीज लिखे अति प्रशंसा से भी बचना चाहिए। हाँ, काहे ऐसा आपको लिखा गया? अति प्रशंसा से बचना चाहिए, क्योंकि बच्चे में आत्म अभिमान बढ़ेगा। उसे लगेगा कि हम हैं। तो होगा क्या, ज्यादा आत्म अभिमान होने पर ओवर कॉन्फिडेंस में बच्चा धीरे धीरे फ्लेवर होने लगता है, क्योंकि बच्चा है, उसको क्या पता। इसीलिए देखिए, जो बच्चे शुरुआती दौर में बहुत अच्छे होते, पढ़ने में तेज होते हैं और समाज उनको बहुत हाईलाइट कर देता है, धीरे धीरे वो डाउन हो जाते हैं। टॉप करता, लोग कहते बहुत अच्छा बच्चा, बहुत अच्छा बच्चा है। होता क्या है, ऑलरेडी धीरे धीरे क्या होता है, और जो कमजोर बच्चा होता है जिसकी आप प्रशंसा करें, धीरे धीरे क्या होता है, वो अपने प्रयास को जारी रखता है। जैसे खरगोश कछुआ वाली कहानी आपने पढ़ा होगा।